हम लोग पिछले वीडियो में बजट सेट की बात किए हैं और उस बजट सेट में हमने आम और केला इन दो वस्तुओं को लेके समझे थे। यहाँ बताना चाहेंगे आम और केला जो है वो पूरी तरह से विभाज्य वस्तु नहीं है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि विभाज्य वस्तुओं के बारे में आपको रूबरू करा दें, उसके बाद हम लोग इस पर समझेंगे। तो देखिए, उदाहरण में जिन वस्तुओं पर विचार किया गया था, जैसे हम लोग शुरू में जो उपभोक्ता बजट पर हम लोग उदाहरण लिए थे और उस पर जो वस्तुओं का हम लोग लिए थे जिसमें आम और केला था, तो वे अविभाज्य थे और केवल पूर्णांकीय इकाइयों में उपलब्ध थे। वो जो वैल्यू होती है आम और केला का, वो केवल पूर्ण संख्या में वो वैल्यू हमें लेना पड़ता है बजट सेट में। मगर बहुत सारे ऐसे भी वस्तुएं हैं, अनेक वस्तुएं जो हैं जो विभाज्य होती हैं, अर्थात वे पूर्णांकीय इकाइयों के रूप में भी विद्यमान होती है। ठीक है, मतलब अपूर्णांकीय वस्तुओं के रूप में भी वो विद्यमान होती है। देखिए, समझाने का प्रयास करेंगे। हम आधा संतरा या चौथाई केला नहीं खरीद सकते। हम संतरा की अगर बात करें तो आधा संतरा या चौथाई केला नहीं खरीद सकते क्योंकि ये अविभाज्य है, इस रूप में हम लोग नहीं खरीदते। लेकिन आधा किलो चावल या चौथाई लीटर दूध खरीद सकते हैं क्योंकि ये विभाज्य हैं। तो अब हम लोग बजट सेट में ऐसी वस्तुओं को लेके समझेंगे जो कि विभाज्य हैं। तो आइए वापस समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, यदि दोनों वस्तुएं पूर्णतः विभाज्य हैं तो उपभोक्ता के बजट सेट में सभी बंडल हैं। अगर दोनों वस्तुएं क्या हो, विभाज्य हो, तो उपभोक्ता के बजट सेट में सभी बंडल x1 x2 समाहित होंगे। जबकि x1 तथा x2 ऐसी संख्याएं हैं जो शून्य और p1 x1 प्लस p2 x2 इक्वल टू लेस देन m से बड़ी या उसके बराबर है। यहाँ बताना चाहूँगा x1 और x2 क्या होगी। यहाँ पर संख्या अगर बात करें, अगर पूर्ण विभाजित संख्या है तो x1 और x2 की जो वैल्यू होगी वो शून्य और p1 x1 प्लस p2 x2 इक्वल टू लेस देन m से बड़ी या उसके बराबर है। इस बजट सेट को रेखाचित्र देखिए, यहाँ पर 2.1 नहीं बल्कि 2.9 का बात करेंगे। ये 2.1 में एक आरेख के द्वारा, देखिए यहाँ पर एक आरेख के द्वारा दर्शाया गया है, यहाँ देख सकते हैं। हम बात करेंगे उन बंडलों का जो धनात्मक चतुर्थांश में आ रहे हैं। तो देखिए, धनात्मक चतुर्थांश के वे सभी बंडल जो रेखा के नीचे या उस पर स्थित है। देखिए, जो बंडल जो धनात्मक चतुर्थांश के देखिए इस रेखा में आ रहे हैं या उस रेखा के नीचे आ रहे हैं, वो सारे बंडल बजट सेट में शामिल है। मतलब जो भी बंडल जो इस रेखा में आएंगे या उस रेखा के नीचे आएंगे वो किस में शामिल होंगे, बजट सेट में। तो इस रेखा का समीकरण क्या है, इस रेखा का समीकरण है p1 x1 प्लस p2 x2 इक्वल टू m, जो इस रेखा का इक्वेशन है। ठीक है, इस रेखा में वे सभी बंडल शामिल हैं जिनकी लागत m के बराबर है। देखिए, आपको बताना चाहेंगे इस रेखा में वे सभी बंडल शामिल हैं जिनकी लागत m के बराबर है। यह रेखा बजट रेखा कहलाती है। इस रेखा को क्या कहते हैं, इस रेखा को कहते हैं बजट रेखा। बजट रेखा के नीचे के बिंदु उन बंडलों को प्रदर्शित करते हैं जिनका लागत m से बिल्कुल कम हो। देखिए, ध्यान से बताना चाहूँगा, इस रेखा जिन्हें क्या कहते हैं, बजट रेखा। बजट रेखा के नीचे जो भी बिंदु होगी वो उन बंडलों को प्रदर्शित करेगा जिनका लागत क्या होती है, जिनका लागत m से कम होती है। तो देखिए, अगर हम बात करें समीकरण 2.2 का, यहाँ पर जो दी हुई है, तो समीकरण 2 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। न किस प्रकार, वो देखिए, अगर हम ये देखिए p1 x1 प्लस p2 x2 इक्वल टू m है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग p1 x1 जो यहाँ पर है इसको इधर RHS की तरफ ले जाते हैं। तो क्या मिलेगा हम लोग का रिजल्ट, देखिए बताता हूँ। तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ p2 x2
यहाँ m और वो चीज़ इधर माइनस में आ गया तो -P1x1। अब हम लोग क्या करेंगे, x2 को यहाँ रखते हैं और P2 को वहाँ डिवाइड में ले जाते हैं। तो जब हम लोग डिवाइड में ले जाएंगे तो हम लोग का ये रिजल्ट प्राप्त होगा। ठीक है, क्या प्राप्त होगा हम लोग का ना, x2 इक्वल टू m/P2 माइनस P1/P2 x1 ये प्राप्त होगा। अभी हम लोगों ने बजट रेखा के इक्वेशन को देखा, और क्या था इक्वेशन न, P1x1 प्लस P2x2 इक्वल टू m, जिन्हें इस रूप में भी लिखी जा सकती है। तो यहाँ देखिए, अगर हम इस बजट रेखा का चित्र को देखें, यहाँ पर जो दिखाया गया है, ये देखिए बजट रेखा का इक्वेशन। तो इसमें क्या देखते हैं कि इसमें केले की जो मात्रा है उसको क्षितिज में ली गई है, और आम की जो मात्रा है उसे देखिए ऊर्ध्वाधर में ली गई है। तो जब हम लोग बात करेंगे आम की मात्रा का ऊर्ध्वाधर के क्षेत्र में, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर x1 की तो वैल्यू नहीं होगी, x1 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो यदि हम यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 लेते हैं तो x2 की वैल्यू कितनी आएगी ना, x2 की वैल्यू आएगी m/P2। x2 वैल्यू कितनी आएगी, m/P2, जो यहाँ पर देखिए दिखाया गया है। उसी प्रकार यदि हम लोग इक्वेशन को x1 के रूप में प्राप्त करते, जैसे यहाँ पर x2 है, और यदि वो हमारा x1 के रूप में इक्वेशन को कन्वर्ट करते, जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्या किए थे न, P1 और x1 को इधर घटाव ले गए थे और ये इक्वेशन प्राप्त हुआ था। यदि हम लोग P2 x2 को ही इधर ले जाते और यहाँ पर P1 x1 रहने देते तो हमें एक नया इक्वेशन प्राप्त होता और यहाँ पर x1 होता। और उस इक्वेशन में यदि हम लोग x2 की वैल्यू 0 बैठाते तो हमें x1 का मान m/P1 प्राप्त होता। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस जगह पर हम लोग की जो दो वैल्यू आई है, एक है यहाँ m/P1 और एक है m/P2। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, बजट रेखा एक सीधी रेखा, हम लोग अभी देखे थे कि बजट रेखा कैसा था, नहीं देखे, सीधी एकदम रेखा बनी हुई थी, जिसका समस्तरीय अंतखंड, अगर हम समस्तरीय अंतखंड की बात करें यानी कि क्षितिज में बात करें तो उसकी वैल्यू कितनी थी, जो कट किया था वो m/P1। यहाँ देखिए समस्तरीय अंतखंड की बात करें तो यहाँ देखिए इस चीज़ को दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें ऊर्ध्वाधर अंतखंड की तो m/P2 है, जो कि इस पॉइंट को दर्शा रहा है। ठीक है, देखिए बजट रेखा कैसी थी ना, एक सीधी रेखा थी जिसका समस्तरीय अंतखंड कितना है ना, m/P1, और ऊर्ध्वाधर अंतखंड कितना है ना, m/P2 है। ठीक है, समस्तरीय अंतखंड अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए समस्तरीय अंतखंड जिसकी वैल्यू कितनी है m/P1, ये उस बंडल का प्रतिनिधित्व करता है जिसको उपभोक्ता उसी स्थिति में खरीद सकता है। उस बंडल को m/P1 एक ऐसे बंडल को दर्शा रहा है, और इस बंडल को उपभोक्ता तभी खरीद सकता है जब उपभोक्ता वो अपनी सारी आय केले पर व्यय कर दे, सारी आय केले पर खर्च कर दे। इसी तरह ऊर्ध्वाधर अंतखंड उस बंडल को प्रतिनिधित्व करता है जिसे उपभोक्ता उस स्थिति में खरीद सकता है, उस बंडल को उसी स्थिति में खरीद सकता है। ऊर्ध्वाधर में जो बंडल है, जो m/P2 है, उस बंडल को उपभोक्ता तभी खरीद सकता है जब वह अपनी सारी आय आम पर व्यय कर दे। अब हम लोग समझेंगे बजट रेखा की प्रवणता के बारे में। तो यहाँ पुनः वापस आते हैं इस इक्वेशन में। तो ये इक्वेशन को अगर हम समझें तो देखते हैं कि एक सीधी रेखा का इक्वेशन है, और सीधी रेखा का इक्वेशन क्या होता है न, y = mx + c होता है।
तो यहाँ देखिए y को हम x2 से कंपेयर कर सकते हैं और mx को यहाँ देखिए -p1/p2 x1 से कंपेरिजन कर सकते हैं और c को हम किससे कंपेयर कर सकते हैं m/p2। तो आपको बता देना चाहेंगे ये देखिए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है y बराबर mx प्लस c। तो m को स्लोप कही जाती है, कितनी उसकी ढाल है, उसमें जो स्ट्रेट लाइन जो बनी हुई है उसकी एक्स एक्सिस के साथ क्षितिज के साथ कितना एंगल के साथ उसका झुका हुआ है उसे उसकी स्लोप कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में प्रवणता कहते हैं। तो यहाँ पर m किसको निरूपित कर रहा है, यहाँ पे देखिए -p1/p2 को निरूपित कर रहा है। तब कह सकते हैं तब जो बजट रेखा जो एक सीधी रेखा है उसकी स्लोप उसकी प्रवणता कितनी है न -p1/p2।